हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल द एग्जाम इन्फो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम लोग यूपी लेखपाल 2022 के ग्रामीण परिवेश की बात करेंगे। देखिए, इस तरह की कोई पहली वीडियो होगी हमारे चैनल पे तो ग्रामीण परिवेश का प्रैक्टिस सेट आप लोग देखेंगे। प्रैक्टिस सेट 1 जो ये सीरीज़ चलेगी, इसमें लगातार प्रैक्टिस सेट चलता रहेगा जब तक 24 जुलाई तक आपका पेपर नहीं हो जाता है। तो इसमें ग्रामीण परिवेश का प्रैक्टिस सेट 1 होगा। और सबसे बड़ी बात कि इसमें केवल 15 मिनट में आपको 50 प्रश्न सॉल्व कराए जाएंगे। 15 मिनट में टोटल 50 प्रश्न ग्रामीण परिवेश के आपको सॉल्व कराए जाएंगे। और देखिए, ये कोई फालतू के प्रश्न नहीं लिए गए हैं, सबसे सटीक, मतलब पढ़े सिर्फ वही जो एग्जाम में आता है, मतलब इधर उधर का कोई बात यहाँ पे नहीं किया गया है, सबसे सटीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले अगर आप हमारे चैनल द एग्जाम इन्फो पर नए हैं तो इस चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो आप लोग चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की शक्ति जिसके पास है वो कौन है। देखिए, गूगल मत करिएगा, डायरेक्ट आप लोग आंसर दीजिएगा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर पंचायती राज संस्थाएं। तो भूमि सुधार हेतु कानून कौन बनाता है? राज्य सरकार बनाती है। दूसरे प्रश्न की बात हम लोग करते हैं कि सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे। टॉमस मुनरो किस व्यवस्था से संबंधित थे? अस्थायी बंदोबस्त से, महालवाड़ी से या रैयतवाड़ी व्यवस्था से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग चाहिए कमेंट करिए। तो देखिए, टॉमस मुनरो जो है वो रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित थे। तो चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। भूमि सुधार के विषय किस सूची से संबंधित हैं? देखिए, आप लोगों को पता होगा 3 प्रकार की सूची होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इन्हीं समवर्ती सूची पे जैसे राज्य और संघ दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। संघ सूची केवल संघ कानून बनाता है, राज्य सूची केवल राज्य कानून बनाता है। तो भूमि सुधार के विषय से संबंधित सूची किससे संबंधित है, आप लोग बताइएगा। तो देखिए, अभी आप लोग पढ़े थे ऊपर कि भूमि सुधार हेतु कानून किसके पास है? राज्य सरकार बनाता है। तो भूमि सुधार किस सूची से संबंधित है? यानी राज्य सूची से संबंधित है। ये सबसे आसान प्रश्न, सबसे लल्लू प्रश्न। भारत में संपत्ति का अधिकार क्या है? तो आप लोग को पता होगा संपत्ति का अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार है? नहीं है। आर्थिक अधिकार है? नहीं है। सामाजिक अधिकार है? नहीं है। तो कौन सा अधिकार है? विधिक अधिकार है। आगे 5वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दिया है कि भू धारण प्रणाली की रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत में किसने शुरू की थी? भारत में रैयतवाड़ी किसने शुरुआत की थी? देखिए, ऊपर आपको कराया गया है। चेम्सफोर्ड नहीं होगा, विलियम बेंटिंक भी नहीं होंगे, लॉर्ड कार्नवालिस भी नहीं होगा, सर टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू कराई थी। चलिए आगे 6वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत में हरित क्रांति का आधार बना? देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके आंसर मतलब कई लोग नहीं दे पाएंगे या देंगे भी तो शायद गलत आंसर दें इसका। तो आप लोग बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत में हरित क्रांति कार्यक्रम का आधार बना? तो देखिए, इसका ऑप्शन होगा डी, यानी ए और बी दोनों। सघन कृषि जनपद कार्यक्रम, सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, ये दोनों जो है भारत में हरित क्रांति कार्यक्रम का आधार था। आगे हम लोग बात कर लेते हैं 7वें प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का घटक है? तो आप लोग को पता होगा कि हरित क्रांति जब 1967 में योजना अवकाश आया था, मतलब 3 योजनाएं पंचवर्षीय चलने के बाद अवकाश दे दिया गया था। तो उन 3 सालों में हरित क्रांति का जन्म हुआ, जिसमें अधिक उपज देने वाली प्रजातियों को बीजों का प्रयोग किया गया, ये भी सही है। उन्नत सिंचाई का प्रयोग किया गया, ये भी सही है। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया, ये भी सही है। यानी इसका ऑप्शन होगा डी, उपयुक्त सभी। तो चलिए अब 8वें प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। तो 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कार्यक्रम है जिसके 5 अन्य संगठक कार्यक्रम भी थे? यानी कौन सा ऐसा कार्यक्रम है जिसके 5 अन्य संगठक कार्यक्रम भी थे? जवाहर रोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, एकीकृत ग्राम विकास योजना। तो देखिए, ये इसका ऑप्शन होगा डी, एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम। यानी एक ही साथ 5 योजनाओं को चालू किया गया था, इसके 5 संगठक थे। आइए आगे बात कर लेते हैं। ये तो सबसे आसान, सबसे लल्लू क्वेश्चन। भारत में भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? संत विनोबा भावे थे, क्या महात्मा गांधी थे, जयप्रकाश नारायण या श्रीमन्ना नारायण? देखिए, इसके संत विनोबा भावे द्वारा प्रारंभ किया गया था भूदान आंदोलन। और ये देखिए, इसका आंसर दिख गया, लेकिन दिखा देता हूँ आपको। ग्राम में रसोई घरों में प्रयुक्त परंपरागत चूल्हे में ईंधन से उत्पन्न ऊष्मा का भाग कितना बेकार चला जाता है?
तो देखिए गांव में जो चूल्हा जलाया जाता है, यानी लकड़ी वाला चूल्हे की बात यहाँ पे हो रही है, तो 70% आग जो है इधर उधर फैल जाती है, वो बेकार चले जाती है। केवल 30% उसका उपयोग में हो पाता है, यानी 70% भाग बेकार चला जाता है। भू सुधारों से संबंधित विषयों का उल्लेख संविधान के 7वीं अनुसूची के किस विषय में है? तो देखिए यहाँ पे इन्होंने गलत आंसर दे दिया है, ये राज्य सूची होना चाहिए, यहाँ पे इन्होंने समवर्ती सूची दे दिया है। आगे हम लोग बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार है? कौन भूमि सुधार है? क्या मध्यस्थों का उन्मूलन भूमि सुधार है? काश्तकारी सुधार, ये भी भूमि सुधार है। भूजोत की अधिकतम सीमा का निर्धारण, ये भी भूमि सुधार है। भूमिहीन कृषि योग्य भूमि का विवरण, ये भी भूमि सुधार है। चकबंदी तो भूमि सुधार है ही। तो ऑप्शन देखेंगे उपयुक्त तो सभी, यानी इसका डी ऑप्शन सही होगा। इसमें सभी जो है वो भूमि सुधार के अंतर्गत आते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि निर्मल ग्राम योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? क्या विवाद रहित ग्राम से है, या स्वच्छ पेयजल आपूर्ति से है, या मलमूत्र ठोस एवं अर्ध ठोस कचरे के स्वच्छ निस्तारण से है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आप लोग को पता होगा या नहीं पता होगा, जान लीजिए। निर्मल ग्राम योजना क्या है? मलमूत्र ठोस एवं अर्ध ठोस के कचरे के निस्तारण से संबंधित है, यानी इसका ऑप्शन सही होगा सी। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं 14, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम NFWP की शुरुआत कब से की गई थी? तो आप लोग को पता होगा, इसकी शुरुआत की गई थी 14 नवंबर सन 2004 से। नहीं पता है तो याद कर लीजिए, 14 नवंबर 2004 से। जिला ग्राम्य विकास अधिकरण का कार्य है ग्रामीण विकास के लिए योजनाएं बनाना, शासन से प्राप्त अनुदान का ग्राम पंचायतों का आवंटन, विकास परियोजनाओं का अनुमोदन, या उपयुक्त सभी। तो देखिए जिला ग्राम विकास प्राधिकरण का काम सभी होता है, यानी ग्रामीण विकास के लिए योजनाएं भी बनाता है, शासन से प्राप्त अनुदान ग्राम पंचायतों का आवंटन भी करता है, विकास परियोजनाओं का अनुमोदन भी करता है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कि देश में ग्रामीण विकास है तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी PMGSY, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई थी? तो आप लोग को पता होगा कि अटल जी जब आए थे, अटल जी जब प्रधानमंत्री बने थे, यानी 1999 से 2004, इसी बीच में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उन्होंने लाया था। तो कब लाया था? तो इसमें ऑप्शन एक देखेंगे तो 1999 से 2004 के बीच में एक ही ऑप्शन दिखता है, दिसंबर 2000, और एक ऑप्शन दिखता है इनमें से कोई नहीं, ये भी हो सकता है, लेकिन दिसंबर 2000 यहाँ पे होगा। आगे हम लोग बात करते हैं, एक बिस्सा कितने के बराबर होता है? आप लोग पता होगा एक बिस्वा कितने के बराबर होता है? 10 विश्वांशी, या 20 विश्वांशी, या 15 विश्वांशी, या 5 विश्वांशी। तो एक बिस्वा जो है वो 20 विश्वांशी के बराबर होता है, और 20 बिस्वा 1 बीघा के बराबर होता है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं 18वें क्वेश्चन की। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति में तेजी लाने के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कब शुरू किया गया था? राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कब शुरू किया गया था? तो देखिए ये सन 1991 में शुरू किया गया था, जब राजीव गांधी हमारे चले गए थे उसके बाद से। आगे हम लोग बात करते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005 में कौन से कार्यक्रम का विलय कर दिया गया था? आप लोग को पता होगा नरेगा मनरेगा का आप लोग नाम सुने होंगे, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। तो इसमें जो है किसका विलय कर दिया गया था? काम के बदले अनाज योजना का, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का, या उपयुक्त दोनों का, या किसी का भी नहीं? तो देखिए उपयुक्त तो दोनों का होगा, इसमें सी ऑप्शन सही होगा। काम के बदले अनाज योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ये दोनों को साथ में नरेगा में ही विलय कर दिया गया था। आगे हम लोग बात करते हैं 20वें प्रश्न की। तो देखिए ग्रामीण पर्यावरण की सुरक्षा किसकी रोकथाम द्वारा की जा सकती है? ग्रामीण के पर्यावरण की सुरक्षा करना है तो किसकी रोकथाम द्वारा किया जा सकता है? वायु प्रदूषण की रोकथाम करके, या जल प्रदूषण की, या मृदा प्रदूषण की? तो देखिए तीनों प्रदूषण को हम लोग रोकेंगे तभी ग्रामीण पर्यावरण की सुरक्षा की जा सकती है, तो यानी उपयुक्त तो सभी होगा। तो देखिए 20 प्रश्न हो चुका है। आप लोग को एक बार कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो। 21वें प्रश्न की बात करते हैं, ग्रामीण विकास में वायु प्रदूषण होता है घरेलू चूल्हों तथा धूम्रपान द्वारा उत्पादित धुएं से, परिवहन मोटर गाड़ियों से उत्पन्न धुएं से, उद्योग धंधे एवं भट्टों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं से, और गैसीय पदार्थों से। तो देखिए आपको पता होगा कि उपयुक्त सभी से होता है, यानी घरेलू चूल्हों से, धूम्रपान से उत्पादित धुओं से, परिवहन मोटर गाड़ियों से भी होता है, उद्योग धंधे और भट्टों चिमनियों से भी होता है। अब आगे देखिए, क्रॉप एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर लोन स्कीम, ये जो है प्रारंभ की गई थी किस बैंक द्वारा?
कॉरपोरेशन बैंक द्वारा, यूनियन बैंक द्वारा या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो देखिए ये कॉरपोरेशन बैंक के द्वारा शुरू की गई स्कीम है। आगे हम लोग बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की दृष्टि से खेती के बाद सबसे महत्वपूर्ण कुटीर धंधा कौन सा है। तो क्या वो हथकरघा है, क्या मुर्गी पालन है, पशुपालन है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कुटीर उद्योग की बात हुई है तो हथकरघा जो है वो आएगा। आगे हम लोग बात कर लेते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में बुनकरों की बेहतरी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना सरकार द्वारा चालू की गई है। हथकरघा विकास केंद्र योजना, हैक यार्न प्राइस समिति योजना, थ्रिफ्ट फंड योजना, या उपयुक्त सभी चालू किया गया है। तो देखिए सरकार द्वारा उपयुक्त सभी को चालू किया गया है ग्रामीण क्षेत्रों में बुनकरों की बेहतरी के लिए। आगे हम लोग बात कर लेते हैं 25वें क्वेश्चन की। तो देखिए भारत में जनपद के राजस्व संग्रहण का सर्वोच्च अधिकारी कौन सा होता है। तो आप लोग को पता होता है, तो नहीं पता हो तो बताइए। जिलाधिकारी होता है, कोषाधिकारी होता है, जिला राजस्व अधिकारी होता है, अतिरिक्त जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व होता है। तो आप लोग को हमेशा पढ़ाया गया है कि जिले का सबसे बड़ा अधिकारी जिलाधिकारी और राजस्व संग्रहण का सर्वोच्च अधिकारी जिलाधिकारी, यानी इसका ऑप्शन होगा ये जिलाधिकारी। अब आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की कि भारत के किस कार्यक्रम को विश्व बैंक ने सबसे बड़ा सार्वजनिक कार्य माना है। काम के बदले अनाज योजना, मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जवाहर रोजगार योजना। देखिए इसमें कोई सोचना ही नहीं है, आँख मूंद के आप मनरेगा मार सकते हैं। मनरेगा ही हमेशा इसका आंसर सही होगा। तो देखिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं चलाया गया है। तो आप लोगों को देखिए आंसर दिखी गया, पंजाब राज्य में नहीं चलाया गया है। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम जो है उत्तर प्रदेश में भी चलाया गया है, जम्मू कश्मीर में भी चलाया गया है, बिहार में भी चलाया गया है, पंजाब में नहीं चलाया गया है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार निम्नलिखित में किसके जरिए समावेशी विकास सुनिश्चित करता है। सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है, बिल्कुल करता है। आजीविक सुरक्षा प्रदान करता है, बिल्कुल करता है। लोकतांत्रिक अधिकारिता पर अपने प्रभाव के जरिए, बिल्कुल, यानी उपयुक्त सभी इसका ऑप्शन सही होगा, यानी ऑप्शन इसका डी सही होगा। आगे हम लोग 29 की बात कर लेते हैं। तो आप लोग को पता है सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के किस जनपद समूह में नहीं चलाया गया है। तो जहाँ पे सूखा नहीं पड़ता होगा वहीं पे नहीं चलाया गया है। तो आप लोग सोचिए सूखा कहाँ नहीं पड़ता है। एटा, मैनपुरी, आगरा, इधर पानी भरपूर मात्रा में रहता है। देखिए मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, इलाहाबाद में तो पानी रहता है, लेकिन मिर्ज़ापुर और सोनभद्र ऐसे एरिया हैं जहाँ पानी की किल्लत रहती है। झांसी, जालौन, हमीरपुर, तो यहाँ पे भी पानी की किल्लत रहती है। बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, इधर भी पानी की थोड़ी दिक्कत रहती है। यानी एटा, मैनपुरी, आगरा में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में नहीं चलाया गया है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं 30 नंबर की। तो योजना आयोग ने निम्नलिखित में से किसी विकासात्मक आयोजन की आधारभूत इकाई माना है। जिला, विकास खंड, तहसील या न्याय पंचायत, आप लोग बताइए। तो देखिए विकास खंड जो है, योजना आयोग जो था उसने विकास खंड को विकासात्मक आयोजन की आधारभूत इकाई माना है। सीमांत कृषक किसे कहते हैं। सीमांत कृषक किसे कहते हैं, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो, या जिनके पास 1 हेक्टेयर से अधिक किंतु 2 से कम हो, जिनके पास 2 से अधिक किंतु 5 से कम हो, जिनके पास 5 से अधिक किंतु 10 से कम हो। देखिए सीमांत कृषक उसे कहते हैं जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो। आगे हम लोग बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम्य विकास कार्यक्रम नहीं है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, 10 लाख कुआं योजना, इंदिरा आवास योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो देखिए इसमें से सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है वो एक ग्राम विकास कार्यक्रम नहीं है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम एक गांव के लिए ही चलाया गया था 1952 में। 10 लाख कुआं योजना ये भी गांव के लिए आई थी, और इंदिरा आवास योजना ये भी गांव के ही लिए था, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली गाँव के लिए नहीं था। ठीक है, आगे हम लोग बात कर लेते हैं 20 सूत्रीय कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में शुरू किया गया था। तो आप लोग को पता होगा इंदिरा गांधी जो थी वो बहुत तगड़ी प्राइम मिनिस्टर थी, लेडी प्राइम मिनिस्टर थी, तगड़ी एकदम। उन्होंने ही जो है 20 सूत्रीय कार्यक्रम चालू किया था। आगे हम लोग बात करते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा शुरू किए गए 20 सूत्रीय कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र शामिल नहीं था। तो एक गरीबी हटाओ, ये शामिल था कि नहीं था, बिल्कुल था। सबके लिए स्वास्थ्य ये भी शामिल था। पर्यावरण संरक्षण ये भी शामिल था। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण ये शामिल नहीं था, यानी इसका आंसर होगा बी। चकबंदी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ऊसर सुधार योजना से, अधिक अन्न उपजाऊ कार्यक्रम से, भूमि सुधार कार्यक्रम से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग को पता होगा इसका ऑप्शन है सी, यानी भूमि सुधार कार्यक्रम से। चकबंदी जो है भूमि सुधार कार्यक्रम से संबंधित है। 36 की बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार कार्यक्रम है। मध्यस्थों का उन्मूलन, खेती योग्य भूमि की सीमाबंदी, काश्तकारी सुधार सभी हैं। भूमि सुधार के कार्यक्रम सभी हैं।
भारत में भूमि सुधार के किस कार्यक्रम को सर्वाधिक सफल कहा जाता है? सर्वाधिक सफल कौन सा होता है? तो आप लोग को पता होगा कि भूमि सुधार का सर्वाधिक सफल कौन सा है, बताइए। देखिए, चकबंदी है, भूमिहीनों को भूमि का वितरण है, मध्यस्थों जमींदारों का उन्मूलन है। तो देखिए, आप लोग चकबंदी से सबका खेत एक तरफ कर दिया गया, भूमिहीनों को भूमि का वितरण भी किया गया, लेकिन जब से जमींदारों को हटा दिया गया, जमींदारी का उन्मूलन हो गया, तो लोगों का खेती अपने का अपना हो गया, अपना पर्सनल खेती हो गया। ये सबसे ज़्यादा सटीक होगा, यहाँ पे सर्वाधिक सफल यही हुआ था। तो इसका ऑप्शन सी है। तो देखिए 15 मिनट बीत चुका है और हम लोग 37 क्वेश्चन पहुँचे हैं, तो जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे ताकि 2-3 मिनट में सारा क्वेश्चन हम लोग का खत्म हो जाए। मरुस्थल विकास कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं चलाया गया है? मरुस्थल का विकास कार्यक्रम किस राज्य में नहीं चलाया जाएगा? जहाँ पे मरुस्थल नहीं होगा वहाँ पे नहीं चलाया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो इसमें सोचना ही नहीं है, डी आप उत्तर प्रदेश पे आंसर लगाएंगे। एकीकृत जल भंवर प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत कौन कौन से कार्यक्रमों को मिला दिया गया है? सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम, एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम या उपयुक्त सभी? बताइए आप लोग कौन सा सही है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा कि एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? सभी आ जाते हैं। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम, एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, सभी जो है इसमें आ जाते हैं। 40 की बात करते हैं। जरीब सर्वेक्षण के लिए किस ज्यामितीय आकृति में बांटना आसान होता है? तो आप लोग को पता होगा, त्रिभुज में जब बांटेंगे तो जरीब का सर्वेक्षण सबसे आसानी से हो जाता है। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। 1 हेक्टेयर का मान निम्नलिखित में से कितना होता है? अगर 1 हेक्टेयर को हम लोग वर्ग मीटर में चेंज करते हैं तो कितना हो जाता है? तो देखिए 1 हेक्टेयर मतलब होता है 10,000 स्क्वायर मीटर, यानी 10,000 वर्ग मीटर। ठीक है, 1 हेक्टेयर का वैल्यू होता है। 1 एकड़ में कितना बीघा रकबा होता है? 1 एकड़ में कितना बीघा रकबा होता है, कच्चा रकबा होता है, आप लोग बताएंगे। तो देखिए 1 एकड़ में कच्चा बीघा रकबा देखेंगे तो 5 बीघा होता है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। भूमि सुधारों से संबंधित विषयों का उल्लेख भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के किस सूची में किया गया है? देखिए यहाँ भी इन्होंने इसी क्वेश्चन को सही दे दिया है। 3-4 नंबर क्वेश्चन था, इन्होंने गलत दिया था, तो इसका ए ऑप्शन होगा, यानी राज्य सूची। आगे हम लोग बात कर लेते हैं 44 नंबर क्वेश्चन के। निम्नलिखित में से किसी चकबंदी के अधीन नहीं लिया जा सकता है? अस्थायी चाराबाग, बाग, शमशान या कब्रिस्तान, इनमें से कौन सा है जो नहीं लिया जा सकता है? तो देखिए ये सभी जो है नहीं लिए जा सकते हैं। अस्थायी चारागाह जो है उसको भी नहीं लिया जा सकता, चकबंदी के अधीन बाग को भी नहीं लिया जा सकता, शमशान या कब्रिस्तान को भी नहीं लिया जा सकता। देखिए क्यों नहीं लिया जा सकता? जैसे बाग है, आप लोग सोच रहे होंगे बाग को तो ले सकते हैं, लेकिन सोचिए आपको बाग के बदले आपको कहीं बंजर ज़मीन दे दिया जाए चकबंदी में, तो आपको कितना ज़्यादा नुकसान होगा, इसीलिए बाग को नहीं लिया जाता चकबंदी के अधीन में। आगे हम लोग बात करते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। भारत में संपत्ति का अधिकार क्या है? तो आप लोग को एकदम आसान लल्लू क्वेश्चन, विधि का अधिकार है। भूमि सुधार कार्यक्रम को सर्वाधिक सफलता किस राज्य में मिली है? ये अच्छा क्वेश्चन है। भूमि सुधार कार्यक्रम को सर्वाधिक सफलता किस राज्य में मिली है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब। तो देखिए पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहाँ पे भूमि सुधार कार्यक्रम को सर्वाधिक सफलता मिली है। 47 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। डंपी लेवल यंत्र में समतोलन स्क्रू की संख्या होती है? तो एक डंपी लेवल यंत्र होता है, उसमें समतोलन स्क्रू की संख्या कितनी होती है? देखिए उसको रट लीजिएगा, 3 या 5 होती है, 3 या 5 होती है। आगे हम लोग बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा चकबंदी का उद्देश्य नहीं है? क्या चकबंदी का उद्देश्य नहीं है? बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा। कृषि जोतों का अपघटन रोकना, जोतों का उपविभाजन रोकना, बड़े पैमाने पर कारपोरेट खेती को बढ़ावा देना, या कृषकों को अलग अलग स्थान पे से एक स्थान पे एकत्रित कर देना। तो देखिए जो है बाकी सब तो हैं, कृषि जोतों का अपघटन, जोतों का उपविभाजन, कृषकों को अलग अलग एक जगह पर एकत्रित कर देना, लेकिन बड़े पैमाने पर कारपोरेट खेती को बढ़ावा देना ये नहीं है चकबंदी का कार्यक्रम। 49 की बात करते हैं। तो ज्ञात उच्चता का सापेक्ष स्थिर बिंदु क्या कहलाता है? तो देखिए ज्ञात उच्चता का सापेक्ष स्थिर बिंदु क्या कहलाता है? बेंच मार्क कहलाता है। आगे 50 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। भूधारण प्रणाली की रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने भारत में शुरू की थी? सर थॉमस मुनरो ने। ये जो है 50 क्वेश्चन का सेट था जो यहाँ पे ख़त्म होता है। तो देखिए इसमें आज 19 मिनट लग गया, कल से इसको और जल्दी कराने की कोशिश करूँगा, 15 मिनट में ही ख़त्म कराने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, इस चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और आप चाहे तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको ये डाटा अच्छा लगा हो, आपको ये अच्छा लगा हो क्लास। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।